He's Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Community Department at Chamil Devi Group of Institution Indore. I once again welcome to all of you based on the 8th lecture for we are studying basics of numerically solving partial differential equation. After 8 minutes, I will start our session. Roll number 14. $45, $28, Gaurav Chauhan, roll number 38, $45. Why are joining 2 times? Santosh? Yes, sir. Roll number 49. Yes, sir, 41. हो गया बेटे? Sir, roll number 7. 7 भी हो गया बेटे? Sir, 45. 45 हो गया बेटे? Sir, 49. हो गया बेटे? 41. हो चुका है ऋतिक? 21. $36. 36 ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, प्रॉक्सी नहीं बोलिए। अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, मैंने एडमिट नहीं किया है 36 को। जब वो एडमिट होगा तभी उसका अटेंडेंस होगा। ध्यान रखिए आपके अटेंडेंस का और पूरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए टू बी वेरी सिंसियर। वेरी roll number 29. Yes, pardon please. Roll number 36. 36 is joined very long time after this as Sir, 36. हो गया बेटे 36 प्रथम। सभी लोग अपने पास में नोटबुक रखिए। आज हम इसका बेसिक बताएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को और न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताएंगे आपको, जो कि जवाब बड़ा लेंदी होता है, लेकिन हमने उसको बहुत इजी कर दिया है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 52, रोल नंबर 22, after 4 minutes I will share the screen. Roll number 53, roll number 52,
roll number 54, 26 and 19. I am calling the admitted student, the attendance, roll number 1, roll number 7, roll number 14, 15, 19, 21, 22, 28, 29, 36, 38, 41. Who is Sachin Pane? Tell me your roll number. 49. यस सर, सचिन पांडे तुम सर कौन न्यू स्टूडेंट हूँ। तुम्हारा सर न्यू स्टूडेंट, लेटर एंट्री है। लेटर एंट्री है? अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है बेटे। तुम्हारा नाम ई कैंपस पे ऐड हो गया है कि नहीं? आप थोड़ा ऐड कर लीजिएगा बेटे, मैं नाम ऐड कर रहा हूँ। यस सचिन पांडे, रुकिए बेटे। आज से क्लास ज्वाइन कर रहे हो तुम? यस सर, आज से। तुम्हारा ईमेल आईडी, सॉरी, तुम्हारा ई कैंपस का आईडी मेरे को शेयर कर देना, तो मैं उसके थ्रू आपको जो भी कोर्स मटेरियल अभी तक मैंने स्टूडेंट को दिया वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सचिन? सर कैंपस की आईडी कहाँ से मिलेगी? तुमको कॉलेज से प्रोवाइड होगी, तुम डिपार्टमेंट में बात करिएगा क्लास के बाद में। ठीक है? आज का सेशन होने यस सर। डिपार्टमेंट में बात करिए। ठीक है सचिन? तुम्हारा यस सर। यस सर। 10 मिनट, ये मैं थोड़ा सबका एंट्री कर रहा हूँ बेटे। अभी ऐसे आपके जैसे और कितने स्टूडेंट है जो लेटर एंट्री से ज्वाइन किए? और कोई स्टूडेंट आएगा? ठीक है, तब हम उसको ले लेंगे। ध्यान रखना, आपको रेगुलर इस ग्रुप से टच में रहना है और क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है। ठीक है? यस सर। गुड डे बेटे, एंड आई वेलकम टू यू थैंक यू सर। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। 57 हो गया, 16, 16 के बाद 45, 45 ने तो पहले ही ज्वाइन किया था, दोबारा 53, 46, सेकंड सर चुहा। 52। हाँ जी बोलिए। 52। 52 तुम्हारा हो गया है बेटे। इनको भी मैंने एडमिट किया, उन सबका अटेंडेंस हो गया। अब हमें टाइम हो गया, हमारे स्टार्ट करना है सेशन। 15 का भी हो गया है बेटे। गौरव चौहान। सर 46। 46 शेखर चौहान, अभी मैंने बोला था हो गया है तुम्हारा बेटे। 60। सेवेंटीन। आप लोग थोड़ा टाइम पे आया करो बेटा, इतनी बार हम लोग बोल रहे हैं। थोड़ा पहले से ज्वाइन करना स्टार्ट करो 5 मिनट के पहले से। कितने मैसेज करे जा रहे हैं आपको ग्रुप पे? हेलो सर, 17 की लगा दो, 17 की। लगा दिया बेटे मैंने, लगा दूंगा मैं, चिंता मत करो। 17 की भी। सर हरिओम चौहान, तुम्हारा अटेंडेंस लग गया है बेटे। 7 का भी लग गया है। 2 मिनट मुझे कुछ पढ़ाने दीजिए, अब पढ़ाने के स्टार्ट करना है हमें। थोड़ा सीखिए।
उसके पहले मैंने आपको, ये मेरा कवर पेज है। I introduce once again, I am Dr. Rohan Persai, Associate Professor of Mathematics, Department of Engineering Science Humanity at Chamil Devi Group of Institution. I once again welcome to all of you on our 8th lecture based on basics of numerical solution of partial differential equation. देखिए, आपको मैंने पिछले सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक्वेंट कराया था। अभी आप में से कुछ न्यू कमर्स हैं, इसलिए मैं बेसिक फिर से आपके सामने यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का हमारे पास दो केस होता है। एक केस होता है जिसमें एक रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें वन वेरिएबल का होता है और एक मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन होते हैं। हमने हमारे फील्ड में दो टाइप के रिलेशन स्टडी किए हैं, डिजाइन किए हैं। उसमें एक होता है जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा जो रिलेशन होता है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो जब हमारे पास हमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा दोनों केस में, और रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एट ए टाइम हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। तो जब वो आपके पास वन वेरिएबल का फंक्शन होता है तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब आपको के पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन होता है, फंक्शन होता है, तब उस केस में आप जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, एनी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस रेट ऑफ चेंज को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। तो जब आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है या रिलेशन है, यदि उसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है तो अब हम उस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। राइट? तो ये बात मुझे आपको रिकॉल करना थी। और इसके पहले अभी तक के चैप्टर्स में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीखा है। उसका हमने न्यूमेरिक फॉर्म में सॉल्यूशन फाइंड किया है। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर फॉर्म में, कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, 26 होती है, 27, ये सभी नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन न्यूमेरिक फॉर्म में जब भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है उसको हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको निकालने की अभी तक हमने मेथड सीखी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बेसिक समझ रहे हैं कि हमारे सामने इंजीनियरिंग में और दूसरे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने फेस होगी और जिनकी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आपको ये एज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहा हूँ, एडिशनल लेक्चर आपके लिए ले रहा हूँ ताकि आप इसका पूरा बेसिक समझ सकें, जो आपको आगे के फील्ड में काम आएगा। अलग अलग डिफरेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जब भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस होगी तो आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। सो मैनी फिजिकल प्रॉब्लम, इसी बात को मैंने कुछ अपने स्टैंडर्ड शब्दों में लिख रखा है आपके सामने। मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स आर मैथमेटिकली मॉडल्ड एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को भी मैंने आपको पिछली क्लास में डिफाइन किया है। जब कोई प्रॉब्लम के साथ एक से ज्यादा कंडीशन दी होती है तो उस प्रॉब्लम को अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, कोई सर्किट थ्योरी है, तो उसका जो प्रॉब्लम होता है वो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है एट ए टाइम। लेकिन यदि हम उस सर्किट में एक से ज्यादा कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हम लगा दें, एक से कंडीशन के ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व कर लें, तब उस प्रॉब्लम को ही हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलने लगते हैं। तो अभी तक हमने पिछले क्लासेस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड था, उनको हमने सॉल्व करना सीखा है। अब आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये जो प्रॉब्लम होता है वो जनरली बाउंड्री वैल्यू ही प्रॉब्लम होता है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही होता है, वो इनिशियल वैल्यू नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप ये जरूर बोल सकते हैं कि every boundary value problem is an initial value problem, but in every initial value problem is not equal to a boundary value problem. बहुत बड़ी बात कही है मैंने आपके सामने, अभी तक के अनुभव को आपके सामने शेयर किया है। फिर से दोहरा रहा हूं, इस सेंटेंस को नोट करके रखिए दिमाग में। कुछ बातें जो यहाँ पर पीपीटी में नहीं लिखी है वो मेरे दिमाग में ईश्वर मुझे सद्बुद्धि देता है और मैं आपको
देने की पोजीशन में हो जाता हूं और मैं आपको वो नॉलेज देने लगता हूं। ठीक है, तो हमें दोनों टाइप की चीजें आपको दिमाग में सेट करना है। हाँ बोलिए बेटे, कहिए। सर मैं बोल रहा था ये पेपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हेल्प कर दोगे क्या? कौन से पेपर में? बोल। सर ये आज है ना बैक का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू मुझसे पूछ लेना, अलग से कॉल कर लेना और मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लास के बाद तेरे को कोई डाउट पूछना है तो मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को जनरल गाइडलाइंस दे दूंगा। क्लास खत्म होती है पूछता हूँ आपसे। ठीक है, चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारा ओपन बुक से हो रहा है। तुमको कहीं ना कहीं बुक्स में इंजीनियरिंग मैथ्स 1 में या 2 में तुम्हारा बेक है कि 1 में मेरे हिसाब से बेक होगा तुम्हारा, है ना? तो तुमको हेल्प मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, पूछ लेना। अभी जो मैं समझा रहा हूं उस बात को गौर करो, ध्यान दो। ठीक है बेटे, तो मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा था। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में हमने ठीक है सर, ठीक है। दो टाइप के प्रॉब्लम का एक रिलेशन बताया और डिफरेंस बताया, बहुत बड़ा डिफरेंस बताया। क्या बताया? कि एवरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बट एवरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यू डोंट ट्रीट एज ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है उसमें केवल एक ही कंडीशन होती है, और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है उसमें एक से ज्यादा कंडीशन होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही होगा, राइट? तो कहने का मतलब उसमें जब भी आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो उसमें केवल एक सिंगल कंडीशन नहीं दी होगी, वो एक से ज्यादा कंडीशन ही दी होगी। अभी आप खुद देखेंगे, अभी मैं आपके सामने इस बात को क्लियर कर रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके बाइस, तो आ रहे हैं हम लोग एसोसिएटेड विद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बेसिकली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो स्टार्ट होता है वो सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट होता है। सभी लोग ये बात क्लियर कट है, ऑर्डर आप सभी लोग मेजर कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आप ऑर्डर मेजर कैसे करते हैं? मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन इट, वही उसका ऑर्डर होता है। और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, उसको अपन डिग्री मेजर करता है, वो उसकी डिग्री बताता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री शो करता है। तो मैं आपके सामने ही आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में, हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी यूज करता हूँ टाइम के साथ में। So these second order partial differential equation are classified into 3 distinct types. जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो मेनली तीन कैटेगरी की होती है, 3 डिफरेंट टाइप की होती है। जितने भी चीजें हैं वो सब इन 3 चीजों के आसपास ही घूम रहा है। ये पूरा देश, पूरा विश्व इन 3 चीजों के आसपास ही इधर उधर घूम रहे हैं हम लोग। तो इनको हमें आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। दे आर, इनको हम लोग सबसे पहला जो होता है उसको इलिप्टिक कहते हैं, दूसरा जो होता है उसको पैराबोलिक भाषा में पैराबोलिक कहा जाता है, और जो तीसरा कैटेगरी होता है उसको हाइपरबोलिक कहा जाता है। इलिप्टिक का मतलब आपने इलिप्टिक इक्वेशन दिमाग में मैथ्स में 12th क्लास में 11th क्लास से आपने ज्योमेट्री से पढ़ते हैं कि इसका मतलब इलिप्टिक, पैराबोलिक, 3 कॉनिक सेक्शन होते हैं। क्या ये कॉनिक सेक्शन के कैटेगरी है? आपको जो कॉनिक सेक्शन की कैटेगरी है उसी से इस बात को यहाँ पर लिया गया है, इलिप्टिक, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक। सो ए जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कैटेगरी होगा जो आपके सामने आ रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगा। तो उसके पहले हमारे सामने इस तरह का कोई भी जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम दिया गया होगा जहां पर कि ए बी सी डी ई एफ जी ये जो भी होंगे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे। आप जानते हैं अच्छे से न्यूमरेटर वाला वेरिएबल जो डेरिवेटिव में वो डिपेंडेंट होता है, और डिनोमिनेटर वाले भी जो वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपके सामने ए बी सी डी जो भी कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में दे रखे हैं वो एक्स वाई के फंक्शन होंगे। आपको कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जामिनर पूछ सकता है, दे सकता है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या भी कोई भी हो सकती है। Am I right, सचिन पांडे? सचिन पांडे, am I right? मेरा हर लेक्चर बेसिक पर ही बेस्ड होता है, मैं पूरा आगे पीछे क्लियर करता हूं, उसका प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पूरी बातें समझाता हूं। ठीक है, कुछ बातें नहीं लगेगी जिसको आपको मेरे साथ टाइम के साथ अटैच रहोगे, जुड़े रहोगे तो आप सीखते रहोगे। सचिन पांडे, ऐसा मत सोचना कि मैं केवल ऑनलाइन ही आपसे कनेक्ट रहूंगा। आप मेरा
नंबर भी व्हाट्सएप से ले सकते हैं, कभी भी फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं बेटे। ओके, केवल यस सर। 12 से यस सर, ओके सर। रात में 12 से 6 का टाइम छोड़ देना, बाकी सारा टाइम तुम्हारे लिए है, ठीक है, सबके लिए है, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या, सभी के लिए। ओके बेटे, आगे बढ़ रहे हैं हम इस दौर में। तो सबसे पहले कैटेगरी को डिफाइन करने का तरीका ये है, ध्यान दीजिए बेटे। एक होता था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ये आपके सामने सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो इसमें इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, वही मैं सिंबल आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ये बोलेंगे, जब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर की है, लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव्स की टर्म आ रही है उन सबकी पावर 1 है। जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स जितनी भी आए और उन सबकी पावर यदि 1 दिखे, तो मतलब समझ जाना कि वो लीनियर का प्रॉब्लम है, वो एक लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है, राइट। तो बात देखने समझिए बेटे। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, जब कोई क्वांटिटी नेगेटिव होती है मतलब लेस देन 0 बोलते हैं। तब इस केस में एट दिस पॉइंट ऑफ एक्स वाई द प्लेन, देन द इक्वेशन 1 इज, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम इलिप्टिक कैटेगरी बोलेंगे। ये हमारा पहला टाइप का प्रॉब्लम होगा। अब इसमें जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन हमारे जो केस में यूजफुल होता है वो है जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। याद करिए, किसी को याद है अभी तक के किसी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने शो ऑफ कर रहा हूं। वो होता है 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। मैं कहूंगा ना केवल तुमने इंजीनियरिंग में, साइंस में पढ़ा है इस इक्वेशन को, साथ में आपको मैंने मैथमेटिक्स में भी बताया है। आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर में पार्शियल डेरिवेटिव का एक टॉपिक पढ़ाया था पहली यूनिट में डिफरेंशियल कैलकुलस में, तब आपको एक एग्जांपल दिया था सर ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। नहीं तो पिछले सेमेस्टर में M2 में भी आपको जब मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एनालिटिकल मेथड से समझाया था, तब मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि जब भी कोई फंक्शन एक लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, याद करो जरा इस टॉपिक को। M2 में हिंट दे दिया मैंने, M2 में पढ़ाया मैंने आपको 4th यूनिट में, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अरे जब कोई फंक्शन लाप्लास की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको अपन हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। हार्मोनिक फंक्शन याद आया? याद आया गाइस, डियर स्टूडेंट, याद आई ये बात मेरी? क्योंकि ध्यान ही नहीं रखते हो तो क्या याद आएगी। ओके, तो इसलिए याद दिला रहा हूं सभी को। तो ये जो आपके सामने लाप्लास इक्वेशन 2 डायमेंशनल लिखी हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल या स्टैंडर्ड इलिप्टिक इक्वेशन का उदाहरण है। इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। ओके गाइस, फिर हम आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी को। दूसरे इसी में हमने हमारे सामने एक और एग्जांपल है स्टैंडर्ड इसका, वो होता है 2 डायमेंशनल पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन जो है लाप्लास इक्वेशन से ही डिजाइन की गई है, केवल यहाँ पर जो राइट हैंड साइड का जो फंक्शन होता है वो 0 नहीं होता है, 0 की जगह नॉन 0 होता है। तो जब आपके लाप्लास इक्वेशन में ये राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी तो समझ जाना कि वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो एक 2 डायमेंशनल पॉइसन इक्वेशन होगा। तो हमारे पास हमारे फील्ड में 2 टाइप की इलिप्टिक इक्वेशन देखने को आपको मिलेगी लाइफ में, जो अभी आपको मैथ्स में ऑलरेडी M2 में दिख चुकी है, मिल चुकी है। तो M1 में भी देखने को आपको मिल चुकी है जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव हमने क्वेश्चन समझाए थे, करवाए थे, ठीक है, उस समय हमने इन इक्वेशन को डिजाइन किया था। ओके, तो ये दोनों कैटेगरी की प्रॉब्लम्स को ही हमें यहाँ पर इस कोर्स में न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। अब आ रहे हैं हम, इसके बाद आएंगे हम दूसरी कैटेगरी। जब आपके पास देखिए
आपके पास जब डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता था तो उसके कितनी कैटेगरी होती थी? श्रेयांश बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी कैटेगरी की होती थी? 3 शायद 3। 3 होती थी बेटे। कैसे बोलते थे? देखिए, कोई भी अपन ने वैल्यू निकाली, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब एक वैल्यू, वो वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, वो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वो वैल्यू 0 हो सकती है। देखो, कोई भी एक क्वांटिटी है, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, या तो धनात्मक होगी, धनात्मक नहीं हुई तो ऋणात्मक होगी, अरे ऋणात्मक नहीं हुई तो 0 होगी। ये 3 कैटेगरी होती है। बस उन्हीं 3 कैटेगरी को यहाँ पर हमने यूज किया है बेटे। तो ये जो सेकंड कैटेगरी आ रही है 0 की, तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है एट ए पॉइंट इन एक्स वाई में प्लेन में, देन हम ऐसी इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसका भी क्या आपके पास कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल है? ऑफ कोर्स, इसका भी स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इसका एक ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कई बार यूज होता है, यूज होगा आपकी फील्ड में। हीट इक्वेशंस आप लोग जब पढ़ेंगे, प्रोपगेशन ऑफ हीट, ओके, तो द स्टैंडर्ड एग्जांपल इज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। डेल्टा 2u ऑफ डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर कांस्टेंट मल्टीपल है डेल यू बाय डेल टी। टी का मतलब टाइम डोमेन है, एक्स का मतलब डिस्टेंस है, यू का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिटेल्स में काफी बातें आपसे करते रहेंगे और सारा अनुभव आपको मैं देता रहूंगा रेगुलर क्लासेस में। आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिए। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग तीसरी कैटेगरी, जो कि हमारी लास्ट कैटेगरी है। वो आती है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब यदि कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं मैथ्स में? उसके लिए सिंबल होता है ग्रेटर देन 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी मतलब धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, तब इस पॉइंट पर हम लोग बोलेंगे, तब ऐसी इक्वेशन 1 को हम लोग हाइपरबोलिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और हाइपरबोलिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड एग्जांपल है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जब कोई एक स्ट्रिंग को 2 एंड पर टाइटली बांधते हैं और उसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो वो वेव फॉर्म में होता है। बस उस वेव फॉर्म को ही हम इक्वेशन फॉर्म में हम मैथमेटिकली मॉडल करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो आपके सामने मैंने वन डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में होती है। डेल्टा टी यू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा टी यू ऑफ डेल टी स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर की होती है और इसमें आपके सामने क्योंकि डेरिवेटिव की पावर 1 है इसलिए लीनियर होगी, राइट। और कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, यहाँ आपके सामने सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फॉर्म में होगी। सो दिस इज अबाउट ऑल कैटेगरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इन सारी कैटेगरी की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सॉल्व करना सीखना है। आने वाली क्लासेस में हमें 4-5 क्लास और लगेगी इस चैप्टर को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को सीखने में, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़े बड़े होते हैं। घबराना नहीं, मैं आपको हर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जैसे अभी तक की क्लासेस में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाया है। इसलिए साथ में जुड़े रहिए, इरेगुलर मत होइए क्लासेस में। हाँ जी, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया है तो समझ लिया है, तो हम आगे बढ़े अगले फेज की तरफ। अब हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, कुछ टेक्निक्स हमने डेवलप किए, जिसके लिए हमें कुछ आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं आगे वाली कुछ स्लाइड में, ठीक है। जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूं। न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर ईच 3 टाइप्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो भी तीनों कैटेगरी की मेथड्स बताऊंगा इसमें कुछ बातें तो कॉमन होगी लेकिन कुछ बातें डिफरेंट होगी। सो मोस्ट कॉमनली यूज न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम इज टर्म एज फाइनाइट डिफरेंस मेथड। याद कीजिए बेटे, मैंने आपको फाइनाइट डिफरेंस मेथड को आपको इसी कोर्स में M3 में ही
आपको मैंने यूनिट 1 में बताया था और कुछ पार्ट रहा हुआ सेकंड यूनिट में आपको सिखाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से उस फाइनाइट डिफरेंस मेथड को आपके सामने रिकॉल करेंगे। फाइनाइट डिफरेंस मेथड का मतलब होता है जब कोई वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक कॉमन वैल्यू से कॉमनली इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तब उस प्रोसेस का नाम फाइनाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हम आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं, और जब पीछे की तरफ आगे बढ़ते हैं उसको हम बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। हम जब नॉर्मली वॉक करते हैं या कहीं जाते हैं तो कभी कभी हमें आगे बढ़ना पड़ता है और कभी कभी हमें पीछे भी मुड़ना पड़ता है। दोनों चीजें होती है कि नहीं लाइफ में, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे सामने दोनों चीजें हो रही है। सो जिसको अपन हम कुछ नए शब्द यूज करेंगे, नेट मेथड। ठीक है, सो इन दिस मेथड द डेरिवेटिव्स अपीयरिंग इन द इक्वेशन एंड द बाउंड्री कंडीशन आर रिप्लेस्ड बाय द फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। गौर करिए, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके आने वाली जो 3 मेथड से 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो पूरा इसका तारकबार इसका इसी सेंटेंस पर, इस पूरे पैराग्राफ पे ही बेस्ड है। इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एज ए बेसिक के फॉर्म में लिख रखा है। एक एक लाइन को फिर से आप समझेंगे ध्यान से। ओके, तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट, यहाँ से मेथड आपकी स्टार्ट हो रही है। इन दिस मेथड मतलब फाइनाइट डिफरेंस मेथड में। In this finite difference method, the derivatives appearing in the equation and the boundary condition are replaced by their finite difference approximation. तो आपको मैं जब मेथड सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो हर फाइनाइट डिफरेंस की वैल्यू आपको बताऊंगा, कि जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की फाइनाइट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का फाइनाइट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का फाइनाइट डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। थर्ड ऑर्डर में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से हो जाएगा। Am I right? So, okay, then the given equation is changed into a system of linear equation. जब आप उसमें फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रख देते हैं, फाइनाइट डिफरेंस की वैल्यू रख देते हैं उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपके सामने वो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद इसको हम लोग कोई भी जो इटरेटिव मेथड हमने यूनिट नंबर 2 में सीखी है उसको अप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो विच आर सॉल्व बाय इटरेटिव प्रोसीजर। सो दिस प्रोसेस इज स्लो बट प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स इन मेनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। वही जो मैंने आपको अभी इस पैराग्राफ के पहले पिछले स्लाइड में स्टेटमेंट दिया था कि ये मेथड भले आपको लंबी लगेगी, लेकिन इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। सो दिस प्रोसेस इज स्लो, धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा, काफी स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगी। आपको बेसिक 2 ही स्टेप होगी जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, समझा दिया है कि इन दिस मेथड डेरिवेटिव्स अपीयरिंग इन द इक्वेशन एंड द बाउंड्री कंडीशन are replaced by their finite difference approximation। ये सबसे पहली स्टेप है, और दूसरी स्टेप ये होगी हमें इसको सॉल्व करेंगे, then the equation is changed into system of linear equation, और बस फिर इसके बाद उसका सोल्यूशन निकालने के लिए अपन इटरेटिव मेथड लगाएंगे। प्रोसीजर मतलब मेथड लगाएंगे। इटरेटिव का मतलब बता देता हूं, क्योंकि आज एक स्टूडेंट नया ज्वाइन किया है। इटरेटिव मेथड 2 टाइप की मेथड होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ऐसी मेथड जिसको अपन बार बार यूज करते हैं। तो जब कोई मेथड को उसका सोल्यूशन अप्रोक्सीमेट करने के लिए, उसका बेटर सोल्यूशन लाने के लिए जब हम बार बार रिपीट करते हैं, बस उस रिपीटेशन को ही टेक्निकल भाषा में इटरेटिव कहा जाता है। उस प्रोसीजर को, उस मेथड को इटरेटिव प्रोसीजर कहा जाता है। और जब आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक बार में जो सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बस उस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। राइट? तो अभी तक के कोर्स में आपने पिछले सेमेस्टर में केवल डायरेक्ट मेथड सीखी थी। इस सेमेस्टर से मैंने आपको इटरेटिव मेथड भी और सिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे कोर्स में है इसलिए। ओके गाइस, सो दिस प्रोसेस इज स्लो एंड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट इन मेनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटे। सर इनडायरेक्ट मेथड को इटरेटिव
प्रोसीजर बोलते हैं। हाँ, सिंपल भाषा में इनडायरेक्ट मेथड बोल देंगे, जिसको अपन टेक्निकल भाषा के लिए इटरेटिव प्रोसीजर बोलते हैं, जिसके लिए मैंने आपको और इससे सिंपल वर्ड यूज करेंगे तो बोलेंगे वो सारी मेथड जो कि बार बार रिपीट की जाती है। क्यों रिपीट की जाती है? क्योंकि सॉल्यूशन इतना एक बार में 2 बार में एक्यूरेट नहीं आ पाता है, बेटर नहीं आ पाता है, बेटर अप्रोक्सीमेशन में नहीं आंसर आ पाता है, इसलिए हमें उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। और हम कितनी बार रिपीट करते हैं? जब तक कि दो इटरेशन या लास्ट के 3 इटरेशन में आपके पास करेक्ट टू डिजायर एक्यूरेसी तक 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक सेम आंसर नहीं आ जाता, या जब तक कि 2 आंसर सेम नहीं आते उतनी बार हमें उस मेथड को रिपीट करना होता है। तो इसका अनुभव आपने पिछले क्लासेस में पिछले टॉपिक्स में ले लिया है। अभी हम यहाँ पर भी इसको रिपीट करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे आपके सामने। आप याद करके बताएंगे मुझे। जरा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मैंने कौन कौन सी इटरेटिव मेथड आपको इस सेमेस्टर में सिखाई है? गॉस जैकोबी, गॉस सीडल, राइट? और इसके बाद एक आपको रिलैक्सेशन मेथड भी सिखाई है मैंने, जो कि टोटली नई मेथड है। यहां पर हम जो यूज करेंगे वो गॉस सीडल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि गॉस सीडल से हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए हम गॉस सीडल को यूज करेंगे। लगा दिया है बेटे मैंने, प्रेजेंट लगा दिया आपकी गौरव चौहान और गोविंद खत्रे, रोल नंबर 16। तुम्हारा अटेंडेंस लग चुका है दोनों का। हाँ बोलिए बेटे, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मेरी तरफ से जितना आपको बेसिक बताना था वो सब हो गया। हमारा कुछ सेकंड बाद हम लोग वो हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ बोलिए बेटे, कहिए। सर रोल नंबर 16। बेटा मैंने अभी आपको स्टेटमेंट रिटर्न में नहीं दिया है, लेकिन मैंने बोल दिया है अपनी तरफ से कि 16 का अटेंडेंस हो गया है। ओके, आप गणेश सचिन पांडे, आपके दिमाग में आपको मेरा क्लास अटेंड करने के बाद कैसा लग रहा है? आज की पहली क्लास है तुम्हारे सामने। सचिन पांडे, यस सर। कैसा लगा आज मेरा Yes, क्लास sir. अटेंड करने में? सर अच्छा लगा, समझ में आया थोड़ा बहुत। थोड़ा बात नहीं बेटा, पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है? मैंने एक्चुअली आपको Sir. पिछली कुछ बातों का भी यहाँ पर आपको देखते हुए मैंने रिवीजन किया है। वैसे मैं हर बार, भले आप हो नहीं हो, मतलब नया स्टूडेंट हो नहीं हो, मैं कुछ पुराना रिवीजन करके ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। Yes, sir. आप कुछ लेक्चर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको मेरा स्टाइल पूरा अच्छे से कंप्लीटली सूट हो जाएगा, ठीक है? तो आज आपका एक इम्पॉर्टेंट काम है बेटे, आपको जैसे ही ई कैंपस का आईडी मिलता है आप डिपार्टमेंट से अप्रोच करके लीजिए, और मेरा ई कैंपस से Yes, आईडी sir. आपको मिल जाएगा। मेरा नाम टाइप कर लेना, डॉक्टर रविंद्र परसाई, आपको मेरा आईडी अपने आप मिल जाएगा। 0842 है, और ई कैंपस से भी Sir, आपको क्या? मिल जाएगा 48